नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 जो कि आपके जुलाई में है, उसके लिए मनोविज्ञान का स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं साथियों, जिसमें आपको अधिगम के सिद्धांत, चिंतन और अभिप्रेरणा से 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। देखिएगा, ये जो प्रश्न है आपको इन टॉपिक से, ये प्रश्न आप जो देख रहे हो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यूँ मानिए ये 4 टॉपिक आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। तो पूरा ही पेपर यहाँ पर आप करके जाना। ये वीडियो रीट सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड मेन एग्ज़ाम और साथ ही फर्स्ट ग्रेड और सीटेट भर्ती के लिए भी बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से कौन सा निहितार्थ है? विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए, प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाए और विद्यार्थियों को बार बार प्रश्न दे। तो साथियों, जो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत है वो शिक्षकों के लिए कौन सा निहितार्थ है, कौन सा उद्देश्य है उससे? साथियों, उसका राइट आंसर है उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसको ही कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें उचित व्यवहार पर पुनर्बलन बच्चों को दिया जाता है। ये शिक्षक के लिए एक उद्देश्य या फिर निहितार्थ है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी मार खाने के बाद सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, प्राचीन अनुबंधी सिद्धांत का, गेस्टाल्ट अनुबंधी सिद्धांत का और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत का। तो मित्रों, कोई बालक है वो किसी शिक्षक से मार खाने के बाद सभी अध्यापकों से वो डरने लगता है, तो ये अधिगम है प्राचीन अनुबंधी सिद्धांत का। यहाँ अनुबंधन हो गया बालक को कि यार शिक्षक ऐसे ही होते हैं। मित्रों, RBSC और NCERT की बुक से भी बहुत ही शानदार प्रश्नों का समावेश आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न बिल्कुल नए मिलेंगे, कुछ प्रश्न आप पहले कर चुके होंगे और कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो साथियों, NCERT और RBSC की जो बुक्स है उसमें से भी मैंने बहुत सारे इसमें प्रश्न डाले हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन किसके लिए निश्चित होते हैं? अनुक्रिया, परिणाम, उद्दीपक और अनुबंधन। तो मित्रों, व्यवहार की पुनरावृत्ति और परिमार्जन परिणाम पर निर्भर होते हैं। देखिए, अगर जो परिणाम अच्छा आता है किसी क्रिया को करने पर तो उसकी पुनरावृत्ति भी होती है और व्यवहार में परिमार्जन भी होता है। और यदि परिणाम ही अच्छा नहीं हो तो फिर उस क्रिया को दोबारा क्यों करेंगे? तो मित्रों, यहाँ दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कथन सत्य नहीं है, मतलब सत्य कथन जो नहीं है वो देखना है। अंतर्दृष्टि के संबंध में अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है, अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, अंतर्दृष्टि प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है और अंतर्दृष्टि तब पैदा होगी जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है। तो मित्रों, असत्य कथन इसमें है, अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है, ये असत्य कथन है क्योंकि अंतर्दृष्टि अचानक ही पैदा हो जाती है, धीरे धीरे नहीं होती है। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? विद्यार्थियों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी और स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो मित्रों, ये 4 जो उदाहरण हैं इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा उदाहरण बंडूरा का जो अवलोकन आधारित अधिगम है उससे संबंधित नहीं है। तो साथियों, यहाँ चौथा विकल्प आपका सही है, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ये प्राचीन अनुबंधन का उदाहरण है मित्रों। तो चौथा विकल्प आपका सही है यहाँ। प्रश्न नंबर 6। यदि कोई व्यक्ति जो स्कूटर चलाना जानता है कार चलाना जल्दी सीख जाता है तो यह किस प्रकार का स्थानांतरण है? क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण और कर्मिक अंतरण। तो मित्रों, जब एक अधिगम, ठीक है, एक चीज़ को अपन जानते हैं, जो अपना पूर्व ज्ञान है वो नवीन ज्ञान को सीखने में सहायता उत्पन्न करता है, ठीक है, तो उसको ऊर्ध्व अधिगम अंतरण के नाम से जाना जाता है। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? मैक्लेलैंड, डेविड आशुबेल, रिचर्ड सकमैन और BF स्किनर। तो मित्रों, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक कहा जाता है डेविड आशुबेल को। किसको कहा जाता है? डेविड आशुबेल को। तो हो सकता है ये चीज़ आपके लिए नहीं हो, अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो आप इसको लिख लीजिए। तो दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा।
मैं इसको एक वीडियो बना दूंगा आंसुबेल के ऊपर, उससे आपका आंसुबेल वाला जो भी चीज़ें हैं सभी क्लियर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत एक उदाहरण है सीखने की बुद्धि का, सीखने के प्रति सजगता का, सीखने के प्रभाव का और सीखने की रुचि का। तो मित्रों यहाँ पर सीधी सी बात है, घोड़े को पानी तक ले जा सकते लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ये कहा जा रहा है सीखने के प्रति सजगता। सजगता को आप तत्परता भी कह सकते हो, ठीक है, तत्परता भी आप इसको कह सकते हो। मैं एक बात सभी को बताना चाहूँगा, जो इसकी पीडीएफ में आंसर की है वहाँ गलती से 4 टाइप हो गया है, तो मैंने देखा भी था पीडीएफ बनने के बाद वो एडिट नहीं हो पाई, इसलिए वहाँ 4 आपको मिलेगा, लेकिन राइट आंसर दूसरा विकल्प है। तो प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। धीमी गति से सीखने वाले बालकों को अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है थार्नडाइक का सिद्धांत, थ्रस्टन का सिद्धांत, कोयलर का सिद्धांत और हल का सिद्धांत। तो मित्रों जो बच्चा धीमी गति से सीखता है उसके अध्यापन के लिए थार्नडाइक का सिद्धांत अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसमें प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से बालकों को सिखाया जाता है। तो प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है साथियों। प्रश्न नंबर 10। शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए। अधिगम के किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया का नियम, तैयारी का नियम, आत्मीकरण का नियम और बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो साथियों जो क्वेश्चन यहाँ किया जा रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन, तो ये होता है आत्मीकरण का नियम। मतलब जो चीज़ आपको पहले से ज्ञात है उसके आधार पर नवीन जानकारी यदि दी जा रही है तो उसको ही आत्मीकरण का नियम या ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों। न्यूटन ने वृक्ष को सेब के नीचे गिरते देखा और उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। यह उदाहरण है अंतर्दृष्टि का, चिंतन का, अभिप्रेरणा का और अनुबंधन का। तो साथियों ये जो उपयुक्त उदाहरण बताया गया है ये उदाहरण अंतर्दृष्टि का होता है। देखिए न्यूटन के मस्तिष्क में अचानक ही एक बात आई, यार ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो ये अंतर्दृष्टि का ही परिणाम है मित्रों। उसने चिंतन वगैरह कुछ नहीं किया, वो सोच नहीं रहा था कि ये नीचे क्यों आया, अचानक ही उसके मन में ये बात आई। तो मित्रों ये अंतर्दृष्टि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने, पावलोव ने, हल ने और कोयलर ने। तो मित्रों आपको यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत आपको बताना है कि किसके द्वारा दिया गया है। तो साथियों इसका जो सही आंसर आता है वो आता है हल, ठीक है। हल ने, हल ने अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो मित्रों आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। 13 प्रश्न देखेंगे साथियों। निम्न में से कौन सा क्रिया प्रस्तुत व्यवहार नहीं है? कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैरों का चहलाना, भोजन करना और खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। तो मित्रों स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहार अपने सिद्धांत में बताए हैं, एक तो क्रिया प्रस्तुत और एक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। देखिए जो ये पहला उदाहरण है ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार का उदाहरण है, बाकी तीनों उदाहरण ये क्रिया प्रस्तुत के हैं। तो मित्रों आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है उसमें किसी क्रिया के प्रति आपको प्रतिक्रिया करनी ही पड़ती है। जैसे कांटा लगने पर ऐसा नहीं है कि लग ले, कितना लगेगा, क्या कर लेगा, ऐसा तो नहीं, लगते ही तुरंत वहाँ से पैर हट जाएगा। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा मित्रों। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। निम्न में अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है? प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, आभासी अनुबंधन और पश्चिगामी अनुबंधन। तो मित्रों इसका राइट आंसर आता है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। कैसे? देखिए कि अनुबंधन का कौन सा प्रकार जो उद्दीपकों के साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है। उद्दीपक से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो व्यवहार का जो परिणाम प्राप्त होगा, जैसे आपने कोई क्रिया की और फिर उसके बाद में आपको जो चीज़ मिली है फिर उसके आधार पर व्यवहार निर्भर करता है। तो ऐसा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में ही होता है कि एक बार क्रिया कराई जाती है और फिर उसको पुनर्बलन दिया जाता है, और पुनर्बलन अगर उसके आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो व्यक्ति उस क्रिया को दोबारा दोहरा लेता है। तो मित्रों यही तो पूछ रहा है प्रश्न में, इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मित्रों। व्यक्ति जब दूसरे को कुछ कार्य करते देखकर कार्य करना सीखता है तो यह कहलाता है क्रिया प्रस्तुत द्वारा सीखना, प्राचीन अनुबंधन द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना। तो यहाँ पे सीधा सा प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य कर रहा है और उसको देखता है और उस कार्य को करना वो सीखता है तो उसको कहा जाता है अवलोकन द्वारा सीखना। इसको प्रेक्षणात्मक अधिगम के नाम से भी
जाना जाता है। तो मित्रों यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, ज्ञेय निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम का प्रबंधन। तो मित्रों रॉबर्ट एम गे ने अधिगम का श्रेणीक्रम के सिद्धांत से ये संबंधित है। इन्होंने अधिगम को 8 भागों में वर्गीकृत किया है, तो वो भी मैं आपको कभी पढ़ा दूंगा जब भी टाइम मिलेगा मुझे। प्रथम विकल्प यहाँ पे सही है साथियों आपका। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्न में से किसके बाद अधिक कठिन है? प्रश्न को समझिए फिर उत्तर दीजिए। दंड, मौखिक भर्त्सना, आंशिक पुनर्बलन और सतत पुनर्बलन। तो मित्रों इसका राइट आंसर आता है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना आंशिक पुनर्बलन के बाद अधिक कठिन हो जाता है। देखिए अधिक कठिन यूँ पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति कब आती है जब प्रतिक्रिया विलोप नहीं होती है। तो मित्रों ऐसी स्थिति आती है आंशिक पुनर्बलन देने पर। अब आप कहोगे कि सर आंशिक पुनर्बलन से अच्छा तो सतत पुनर्बलन होता है, लेकिन ये गलत है। देखिए स्किनर ने जो पुनर्बलन या प्रबलक अनुसूचियाँ बताई है 2 प्रकार की, एक तो सतत और एक आंशिक। उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि जो आंशिक पुनर्बलन या आंशिक प्रबलक जो होते हैं वो सतत प्रबलक की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। इसलिए मित्रों देखिए आंशिक पुनर्बलन ज़्यादा प्रभावी है बजाय सतत के, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। अगर किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो कक्षा 11th की, ठीक है, कक्षा 11th की NCERT की जो अधिगम का पाठ है उसमें शायद 4था या 7वां कुछ ऐसे पाठ है, उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हो। तो साथियों यहाँ तीसरा ही विकल्प सही रहेगा 100%, चैलेंज नहीं कर सकता कोई इसको भी, ठीक है, तीसरा ही विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे साथियों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने पर, अनुकरण से और वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो मित्रों वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और उस क्रिया के माध्यम से ही वो अधिगम कर लेते हैं या सीख जाते हैं, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, यह उनके में विभिन्नता के कारण है। अभिक्षमता में विभिन्नता के कारण वो अकेला पढ़ना चाहता है, अधिगम शैली, परावर्तकता स्तर और मूल्यों। तो मित्रों इसका राइट आंसर है अधिगम शैली, मतलब उसके पढ़ने का जो तरीका है वो है ऐसा कि उसको अकेले में ही ज़्यादा याद रहता है। तो मित्रों ये सभी की अधिगम शैलियाँ अलग अलग होती है, कोई कई लोगों के बीच बैठकर पढ़ सकता है, कोई अगर किसी की थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाती है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये अधिगम शैलियाँ ही होती है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन, मार्गन, फेस्टिंगर और गोगार्ड। तो मित्रों क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया गया है कर्ट लेविन के द्वारा। प्रथम विकल्प यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो मित्रों जो संवेदी पेशी या संवेदी क्रियात्मक अवस्था है उसकी जो उम्र होती है वो होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष का जो बालक होता है वो संवेदी पेशी अवस्था में रहता है। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट JPD जिसको कहा जाता है का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? बंडूरा, पियाजे, स्किनर और वाइगोत्स्की। तो मित्रों ये JPD का जो प्रत्यय है या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसका प्रत्यय दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की के द्वारा। मित्रों यहाँ आपका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? थांडाइक, मेस्लो, गिलफोर्ड और बंडूरा। तो मित्रों मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत अब्राहम मेस्लो के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प सही है। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा आपको ये टेस्ट लगता है, ये ज़रूर बता कर जाना, और जितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो भी ज़रूर बताएं। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे मित्रों, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड और परिणाम का ज्ञान। तो इसमें से किस किस को बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल करेंगे? केवल 1 और 4 को, 1, 2 और 3 को, केवल 2 को और उपयुक्त सभी को। तो साथियों बाह्य अभिप्रेरणा में आपको प्रशंसा एवं दोषारोपण ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है, प्रतिद्वंद्विता भी बाह्य अभिप्रेरणा है, पुरस्कार एवं दंड भी बाह्य अभिप्रेरणा है और परिणाम का ज्ञान भी बाह्य अभिप्रेरणा है। मतलब जो चौथा विकल्प है ये सही रहेगा, इनमें से सभी को बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल किया जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे साथियों,
25। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, आदत, प्यास और रुचि। तो साथियों अर्जित प्रेरक की यदि बात करें, भूख जन्मजात होती है, रुचियां जन्मजात होती है, जबकि जो प्यास है वो भी जन्मजात होती है, और जो आदत, एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर, जो रुचियां हैं वो जन्मजात नहीं होती है, और जो आदत है ये भी जन्मजात नहीं होती है। तो रुचि और आदत, इसका दूसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। मित्रों इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो जल्दी में बोलना आ गया कि रुचियां जन्मजात होती है। रुचियां जन्मजात नहीं होती है, बल्कि रुचियां अर्जित होती है। अभिवृत्ति जन्मजात होती है, अभिरुचि अर्जित होती है। याद रखना इस चीज़ को, अभिवृत्ति तो जन्मजात होती है और अभिरुचि अर्जित होती है। तो रुचि और आदत, दूसरा और चौथा विकल्प इसमें दोनों सही है साथियों। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, एक व दो सही और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये रीट में आया हुआ प्रश्न है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना है भावात्मक जागृति द्वारा। तो ओनली दूसरा ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि देखिए मोटिवेट आदमी कब होता है? जब आंतरिक रूप से इमोशनल वो उसको ऐसा लगे कि हाँ यार मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, जब उसके अंदर कोई इमोशन जागता है। ठीक है, इसलिए भावात्मक जागृति जो RBSC उसने सही माना है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे मित्रों। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो साथियों यहाँ पर विकल्प है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान विकास से स्वतंत्र है, और संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो प्रश्न को समझिए, विकल्पों को समझिए, कठिन प्रश्न लग सकता है। तो देखिए अल्बर्ट बंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है उसके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो मित्रों उसके अनुसार इनमें सही है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। प्रतिरूपण जिसको मॉडलिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडलिंग या प्रतिरूपीकरण, दोनों एक ही चीज़ है। प्रतिरूपण तो देखिए इन्होंने बताया है कि मॉडलिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को देख करके उसके जैसा व्यवहार करना ही मॉडलिंग कहलाता है। इसी प्रकार बालक का सामाजिक विकास होता है अवलोकन के द्वारा। तो दूसरा विकल्प यहाँ सही है साथियों। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। जब बालक छोटे छोटे समूह में स्वयं चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? पैनल परिचर्चा, निर्मितवाद, सिस्टम उपागम और अभिकर्मित अनुदेशन। तो साथियों देखिए प्रश्न है कि छोटे छोटे समूहों में बालक स्वयं चर्चा कर और स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंच रहा है, तो इसको कहा जाता है निर्मितवाद। क्या कहा जाता है? निर्मितवाद उसको कहा जाता है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे साथियों। 60 प्रश्न है, इसमें से 30 प्रश्न पे पहुंचे अभी, मतलब आधा टेस्ट हुआ अभी आपका। आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो मित्रों जो आउट ऑफ बॉक्स है ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। तो मित्रों यहाँ पर आपका अपसारी चिंतन बिल्कुल सही है। आउट ऑफ बॉक्स किस चिंतन से संबंध है? अपसारी या सृजनात्मक चिंतन भी आप इसको कह सकते हो। इसको आप नवीन या मौलिक चिंतन भी कह सकते हो। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे मित्रों। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया जॉन डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा और रोज द्वारा। तो मित्रों चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन रोज द्वारा दिया गया है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है आपका 31 प्रश्न में। 32 प्रश्न देखते हैं मित्रों। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया और संप्रति अधिगम। तो मित्रों चिंतन प्रतीकों का प्रयोग माना गया है। क्या माना गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा? इसका आंसर प्रतीकों का प्रयोग ही चिंतन माना गया है। भाषा का प्रयोग नहीं माना गया है, बल्कि प्रतीकों का प्रयोग माना गया है। प्रश्न नंबर 33 है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित, और अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो मित्रों अभिप्रेरणा का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में है, जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा। तो साथियों यहाँ पर जन्मजात को स्वाभाविक भी आप इसको कह सकते हो या सकारात्मक भी आप इसको कह सकते हो। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है आपका। प्रश्न नंबर 34। क्रिया को प्रारंभ करना, जारी रखना व नियंत्रण रखने की प्रक्रिया ही प्रेरणा है, यह कथन किसका है? गुड, स्किनर, वॉटसन और थॉमस। तो मित्रों
क्रिया प्रारंभ करना, जारी रखना और नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा गुड ने कहा है। किसने कहा है? गुड ने। गुड मतलब अच्छा, याद रख सकते हो कि अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने। प्रारंभ भी करो, जारी भी रखो, नियंत्रित भी करके रखो, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो, गुड बात है ये, गुड। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे मित्रों। इनमें से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य प्रेरणा का नहीं है, ये देखना है। यह व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है, यह तर्क शक्ति बढ़ाती है, यह व्यवहार को बनाए रखती है और यह व्यवहार को निर्देशित करती है। तो मित्रों, प्रेरणा का कार्य नहीं है कि यह तर्क शक्ति बढ़ाती है। अभी प्रेरणा तर्क शक्ति नहीं बढ़ाती है, ये कथन गलत है साथियों। बाकी यह व्यक्ति को ऊर्जा भी प्रदान करती है, व्यवहार को बनाए रखती है और व्यवहार को निर्देशित भी करती है, लेकिन यहाँ तर्क शक्ति नहीं बढ़ाती है, इसलिए आपका ये दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संबंध में उपयुक्त नहीं है? अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के रूप में असत्य कथन देखना है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायक करता है। तो मित्रों, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में आपका जो पहला कथन है ये असत्य है, ये ठीक है, ये उपयुक्त नहीं है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखे, ऐसा नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति अभिप्रेरित हो सकता है, कार्य भी करता है, लेकिन अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो अप्रिय स्थिति दूर कहाँ हुई उसकी, इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे साथियों। निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों के अनुभवों से जोड़ना और पुरस्कार। तो मित्रों, अगर बालकों के अधिगम को आपको अभिप्रेरित करना है, मतलब उसको और अच्छा करना है, तो सबसे कम काम लेना चाहिए आपको पुरस्कार को, क्योंकि पुरस्कार से बच्चों में प्रतिद्वंद्विता का भाव जागृत हो जाएगा और वो अधिगम अपना जो मूल दिशा है उससे हट करके पुरस्कार पर ही उनका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। इसलिए ये कम से कम यूज में आपको लेना चाहिए। 38। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 38 है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिवर्तन और वैयक्तिक समायोजन। दिए गए विकल्पों में से आपको सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त मतलब सबसे बेस्ट अर्थ बताना है। तो साथियों, वैयक्तिक समायोजन को यहाँ पर देखिएगा, ज्ञानार्जन को या कौशल अर्जन को या व्यवहार में परिवर्तन को, इनमें से किस विकल्प को आप सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ के रूप में परिभाषित करोगे? तो प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो है व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन ये परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए साथियों। विकल्प 3 आपके 38वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वाल्टर ने बल दिया है, पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्वत्र वास्तविकीकरण और ऊपरी लिखित में से कोई नहीं। तो मित्रों, बंडूरा और वाल्टर ने निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण पर बल दिया है। तो निरीक्षण को आप अवलोकन भी कह सकते हो, अवलोकन कर बालक उसका अनुकरण करता है। तो साथियों, इस प्रकार बालक का सामाजिक विकास होता है और वो अधिगम उसका हो जाता है। तो साथियों, यहाँ दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। बहुत ही मेहनत करके 60 प्रश्न आपके लिए एक दिन में PDF के रूप में आंसर सहित लाता हूँ, तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा। साथियों, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दिया करो छोटा सा, और चैनल पर नहीं है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे एक खुशी प्रदान करे कि हाँ, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार चैनल पे लोग जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे साथियों। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है गेस्टाल्टवाद से, व्यवहारवाद से, क्षेत्रवाद से और कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए साथियों। प्रशिक्षण एवं अभ्यास व्यवहारवाद से संबंधित है। व्यवहारवादी जो उपागम है, इनका यही मानना है कि बालक को प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से अधिगम कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं साथियों। कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अव्यक्त अधिगम। तो साथियों, जो अव्यक्त अधिगम है ये एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है। बाकी प्रेक्षणात्मक, क्रिया प्रसूत और प्राचीन, ये तीनों व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे साथियों।
बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। इससे बालक के सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम या आवश्यकता अनुक्रम अधिगम। मित्रों, प्रश्न को समझा देता हूँ कि कोई बालक है, उससे अध्यापक ने प्रश्न पूछा तो उसने बड़ी ही अच्छे तरीके से, बड़ी ही सफाई से सही उत्तर दे दिया। तो अध्यापक ने कहा कि वाह यार, क्या बात है, बहुत अच्छा लड़का है, तो सब जानता है। तो प्रशंसा कर दी, तो उसके मजा आ गया। और वो जब दोबारा उससे प्रश्न पूछा तो उसने और अच्छी तरह से सफाई से और सही उत्तर दिया। तो मित्रों, ये है नैमित्तिक अनुबंधन, जिसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। और साथियों, इसमें पुनर्बलन प्रदान किया जाता है किसी सही क्रिया के बदले। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 42 में। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम और अव्यक्त अधिगम। तो मित्रों, बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, ये प्रक्षणात्मक अधिगम से संबंधित है। प्रेक्षणात्मक में बालक अवलोकन करके किसी चीज़ को सीखता है, और यहाँ पर अगर आप सही व्यवहार करते हो तो बालक वैसा ही व्यवहार करेगा, तो वो भी एक सही नागरिक बन जाएगा। तो मित्रों, आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है प्रश्न नंबर 43 में। प्रश्न नंबर 44, प्राचीन अनुबंधन के निर्धारकों में सबसे कम महत्वपूर्ण है सहकालिक अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन, पश्चिगामी अनुबंधन और विलंबित अनुबंधन। एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लास्ट के 4-5 प्रश्न। तो साथियों, प्राचीन अनुबंधन के निर्धारकों में सबसे कम महत्वपूर्ण है पश्चिगामी अनुबंधन। पश्चिगामी अनुबंधन में क्या किया जाता है कि पहले भोजन दे दिया जाता है और फिर घंटी बजाई जाती है, तो इसलिए ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। बच्चे टीवी, रेडियो, मोबाइल, कैमरा आदि किस सिद्धांत के आधार पर चलाना सीखता है? कोई भी बालक है वो टीवी चलाना, मोबाइल चलाना, रेडियो चलाना, कैमरा चलाना किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ये प्रयास एवं त्रुटि, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर यह आधारित है, जिसको आप नैमित्तिक अनुबंधन भी कह सकते हो, कि बालक जो टीवी चलाना, रेडियो चलाना, मोबाइल चलाना, कैमरा चलाना, ये क्रिया प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत आते हैं साथियों। इसलिए ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन ही इसमें सही जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप कर लेना, मैं इसका बिल्कुल आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे साथियों। प्राचीन अनुबंधन की विशेषता नहीं है। अनुक्रियाएं अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती होती है। इसमें प्राणी सक्रिय होता है। पूर्वगामी उद्दीपक साहचर्य निर्माण में सहायक होता है और अनुबंधित उद्दीपक के बाद अनुबंधित उद्दीपक के आने की प्रत्याशा होती है। तो मित्रों, प्राचीन अनुबंधन के बारे में असत्य या कथन या फिर जो विशेषता नहीं है वो देखना है। तो ये इसका राइट आंसर है। इसमें प्राणी सक्रिय रहता है, नहीं, प्राचीन अनुबंधन में तो प्राणी निष्क्रिय रहता है, बल्कि जो क्रिया प्रसूत है उसमें प्राणी सक्रिय रहता है। तो मित्रों, यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही है। कैसे है देखिए, जैसे कुत्ते वाली बात करें, प्राचीन अनुबंधन जो कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने, उसमें उन्होंने कुत्ते को चुपचाप एक जगह रख दिया और फिर घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, फिर घंटी बजाई, फिर भोजन दिया। तो इसमें कुत्ता कहाँ सक्रिय हुआ? इसमें मित्रों प्राणी सक्रिय नहीं रहता है, बल्कि निष्क्रिय रहता है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। बंडूरा ने अध्ययनों का प्रेक्षण अधिगम के 4 तत्व बताए, जिसमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अवधान, बुद्धि, स्मृति और अनुकरण। तो मित्रों, बंडूरा ने यह बताया कि जो प्रेक्षण अधिगम है, बालक प्रेक्षण करके किसी चीज़ को सीखता है, उसमें 4 तत्व होते हैं। अवधान होता है, स्मृति होती है, अनुकरण होता है और अभिप्रेरणा होती है, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं होती है, तो ये इसमें शामिल नहीं है। अतः आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? सेकंड विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे मित्रों। अधिगम साधन तथा साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है, जिसका सामान्यकरण अन्य परिस्थिति में भी किया जा सकता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? प्रयास व त्रुटि अधिगम, पुरातन अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम और अंतर्दृष्टि अधिगम। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है अंतर्दृष्टि अधिगम। कैसे है देखिए, कि अधिगम साधन तथा साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है, जिसका सामान्यकरण अन्य परिस्थिति में भी किया जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई परिस्थिति आई, कोई समस्या आ गई है, अब आप यकायक उस समस्या का आप समाधान निकाल लेते हो। अब देखिए, वैसी ही स्थिति में, ठीक है, अन्य परिस्थिति में भी सामान्यकरण यदि कर लिया, वैसी ही परिस्थिति कभी वापस आपके सामने आई, तो आप दोबारा उस जो चीज़ वहाँ पर की थी वही आप वहाँ पर करके उस समस्या का समाधान कर लोगे। तो मित्रों, इसका अंतर
स्वली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की और वास्तविक इच्छाओं की। तो मित्रों जो स्वली चिंतन किया जाता है उसमें काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। स्वली का मतलब यूं है एक तरह से दुआ स्वप्न देखना, आप डे ड्रीमिंग भी, जिसको फैंटेसी भी आप कह सकते हो। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे मित्रों, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है, आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि और प्रोत्साहन या लक्ष्य। तो मित्रों अभिप्रेरणा का मूल तत्व में 3 तत्व आते हैं, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, लक्ष्य। ये तीनों तो अभिप्रेरणा के मूल तत्व है और जो उपलब्धि है ये अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, मैस्लो के आत्मसिद्धि सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जब आत्मीयता की आवश्यकता पूरी कर लेता है तब कौन सी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रयास करता है? सम्मान की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो साथियों सीधा सा प्रश्न है कि इन्होंने जो पिरामिड के रूप में आवश्यकताओं को बांटा है उसमें उस आवश्यकताओं को 5 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया है। तो इन्होंने बताया है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि आत्मीयता की आवश्यकता व्यक्ति ने पूरी कर ली है, किसकी आवश्यकता? आत्मीयता की। तो इसके बाद में व्यक्ति सम्मान की आवश्यकता प्राप्त करना चाहता है, फिर इसके बाद में आत्मसिद्धि की आवश्यकता प्राप्त करना चाहता है। सबसे पहले व्यक्ति शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करना चाहेगा और फिर सुरक्षा की। तो मित्रों यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, प्राथमिक अभिप्रेरक है भूख, प्यास, क्रोध, दया, उपलब्धि और अभिप्रेरणा। तो मित्रों प्राथमिक अभिप्रेरक में आते हैं भूख और प्यास। जो सबसे पहले भूख और प्यास, जब बालक का जन्म होता है तो यहीं से ये स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर भूख और प्यास का मतलब यूँ है, ऐसा नहीं है कि जन्म होते ही उसको भूख लगने लगी, लेकिन वो जन्म होते ही जब वो रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है। तो मित्रों ये जन्मजात होते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक अभिप्रेरक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, पियाजे ने अपने अधिगम सिद्धांत में किसे नहीं बताया? आत्मीकरण को, जीववाद को, स्कीमा को और उदात्तीकरण को। तो मित्रों जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उन्होंने उसमें 7-8 तथ्य बताए थे। उसमें आत्मीकरण भी बताया, स्कीमा भी बताया, जीववाद भी बताया, लेकिन उदात्तीकरण नहीं बताया। तो चौथा ही विकल्प ये सही रहेगा। 54 प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी प्रेरक अवस्था। तो मित्रों जहाँ पर भी अमूर्त शब्द आपके सामने आ जाता है वहाँ पर 101% औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक चलती है वो ही 101% में बोल रहा हूँ, 101% वही आपका आंसर रहेगा जहाँ आपको अमूर्त शब्द दिख जाए। प्रश्न नंबर, अमूर्त का मतलब यूँ है अमूर्त आरंभ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अमूर्त आरंभ नहीं होता है तो फिर उसमें औपचारिक नहीं आएगा, समझो इस चीज़ को। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन आरंभ कर देता है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो मित्रों जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है तो उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। तो साथियों अगर अमूर्त संक्रियाओं की बात करें, ठीक है, अमूर्त चीज़ों की, तो वहाँ औपचारिक रहेगा, लेकिन अमूर्त यहाँ नहीं है, यहाँ तर्क देने बालक 7 से 11 के बीच में ही लग जाता है। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा 100% आपका। प्रश्न नंबर 56 है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय या काल कितना है? 2 से 7, 7 से 11, 0 से 2 और 11 से 15। बहुत ही ईजी प्रश्न है, सभी को याद होना चाहिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय कितना है, 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, अनुबंधन की सिद्धांत किसने की शुरुआत? सॉरी गलत टाइप हो गया है, अनुबंधन की शुरुआत किसने की? प्रश्न ये है, अनुबंधन की शुरुआत किसने की? पावलोव ने, स्किनर ने, हल ने और थार्नडाइक ने। तो मित्रों अनुबंधन की शुरुआत की गई है, अनुबंधन के सिद्धांतों की शुरुआत यहाँ पर पावलोव के द्वारा, किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत में जीववाद की प्रवृत्ति का अर्थ है प्रत्येक वस्तु को जीवित मानना, सजीव वस्तुओं को जीवित मानना, निर्जीव वस्तुओं को ही जीवित मानना और उपयुक्त सभी। तो मित्रों पियाजे ने अपने सिद्धांत में जीववाद की प्रवृत्ति को भी बताया है और इनका अनुसार
जीववाद की प्रवृत्ति का मतलब है प्रत्येक वस्तु को जीवित मानना। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। और वीडियो जरूर लाइक करना अगर अच्छा लगता है तो। और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित रूप से कार्य किसने किया? वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, पियाजे और बर्ट। तो मित्रों संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित रूप से कार्य पियाजे के द्वारा किया गया। तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है। और आज का अंतिम और लास्ट 60वां प्रश्न देखेंगे। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो मित्रों इन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम ऐसा कोई अधिगम का प्रकार नहीं बताया है, इसलिए आपका ये प्रथम विकल्प सही रहेगा। तो मित्रों कैसा लगा टेस्ट जरूर बताएं।